जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट। फिक्स का मतलब एक निश्चित समय के लिए आपने उस पैसे को जमा करवा दिया, लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है, इतना छोटा वर्ड ये नहीं है। एफडी के अंदर इतने बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, कितना टैक्स देना है, कब टीडीएस कटता है, कब नोटिस आ सकता है, कब ब्याज मिलता है, बहुत सारे डाउट होते हैं दोस्तों एफडी से रिलेटेड। तो अगर इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहते हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ एफडी और इनकम टैक्स से रिलेटेड सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। तो आप प्लीज वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों, टैक्सीलेंट नाम से हमने एक चैनल बनाया है जहां पर हम फाइनेंस की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं, आपके पैसे को ग्रोथ करने की बात करते हैं। उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ में ही हमने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर चैनल बना रखे हैं, वहां पर भी रेगुलर अपडेट डालते रहते हैं, उसको भी फॉलो करना ना भूलें। तो देर ना करते हुए एफडी और बहुत सारे रूल दोस्तों, कम से कम 25 से 30 तरह के रूल आपके होंगे जो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई ऐसा डाउट रह जाता है इस वीडियो के लास्ट तक तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें और हमें सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। तो देर ना करते हुए एफडी के सारे रूल जान लेते हैं। एफडी रूल्स के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। कॉलेबल और नॉन कॉलेबल एफडी के बारे में आपको पता होगा, जब भी आपको एफडी करवानी होती है तो वहां पे आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना होता है, सिग्नेचर करना होता है। दोस्तों, एफडी के टाइप्स के अंदर कॉलेबल और नॉन कॉलेबल दो तरह की एफडी होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉलेबल एफडी की। ऐसी एफडी जो एफडी होल्डर को, जिस व्यक्ति ने एफडी करवा रखी है, उसको एक पावर देता है, राइट देता है कि आप अपनी एफडी का पैसा कभी भी वापस निकाल सकते हैं। अगर आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आपको हमेशा कॉलेबल एफडी करवानी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 5 साल की एफडी कराई है और 1 साल बाद आपको उस पैसे की जरूरत पड़ गई, तो थोड़ा बहुत 1%, आधा % या बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, आपको पिनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी और आप अपनी एफडी का अमाउंट वापस अपने अकाउंट में या आप अपना यूज कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और पर दूसरी तरफ हम बात करते हैं नॉन कॉलेबल की। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, अगर आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, तो दोस्तों नॉन कॉलेबल एफडी आप करवा सकते हैं, जहां पर आपको बट ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इंटरेस्ट का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन आप अपनी उस अवधि के पहले आप अपनी एफडी को नहीं तुड़वा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 5 साल की टैक्स सेवर एफडी करवाई है तो आप इसको नहीं तुड़वा सकते हैं। इस सर्कमस्टेंसेस में अगर आप तुड़वाते हैं तो वो आपकी इनकम में जुड़ जाता है, जितने रुपए की आपने पहले डिडक्शन ले ली थी। तो इस तरह से कॉलेबल एफडी वो लोग करवा सकते हैं जिन्हें लगता है कि इस एफडी को मैच्योर होने से पहले मुझे इस पैसे की जरूरत है। और नॉन कॉलेबल एफडी उन लोगों को करवानी चाहिए जिन्हें कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है और बीच में, उस अवधि के बीच में जो एफडी है उनको पैसे की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से कॉलेबल और नॉन कॉलेबल एफडी के बारे में आपने जान लिया। जय हिंद दोस्तों, एफडी रूल्स के वीडियो के अंदर आज हम जानने वाले हैं क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव एफडी के बारे में। आपको पता होगा एफडी करवाने के टाइम बहुत सारी कंडीशंस आपको माननी पड़ती है, एग्री करनी पड़ती है। मैं बात करूंगा दोस्तों नॉन क्यूमुलेटिव एफडी के बारे में। क्यूमुलेटिव होता है इकट्ठा करना और नॉन क्यूमुलेटिव होता है इकट्ठा नहीं करना। दोस्तों, आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली आपने जो भी कमाई करी है आपके इंटरेस्ट की, वो आपको अपने सेविंग अकाउंट में या कहीं आपको उस एफडी के अलावा अलग अकाउंट में मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं एफडी से, हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने एफडी करवाई, 5 साल की एफडी करवाई, तो 5 साल बाद वो आपको पैसा मिल जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मेरा पैसा, मुझे जो मैं कमाई कर रहा हूं इस एफडी पर, वो मुझे हैंड टू हैंड मिलती रहे, 1 महीने में, 3 महीने में मिलती रहे, तो आपको नॉन क्यूमुलेटिव एफडी करवानी पड़ेगी, जहां पर आपको रेगुलर पैसा मिलता रहेगा। और आपका जो प्रिंसिपल है दोस्तों, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी करवाई और 10% उस पर ब्याज है, तो जितना भी 10%, 12% ब्याज मैं मानता हूं, तो 1,000 रुपए आपको हर महीने मिलता रहेगा। 1 साल के बाद में आपने 1 लाख की एफडी करवाई थी, 1 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएगा। और वहीं पर दूसरी तरफ मैं बात करता हूं दोस्तों क्यूमुलेटिव एफडी के बारे में। ये क्यूमुलेटिव होता है इकट्ठा करना। आपको पता होगा, जब आपको 3 महीने बाद ब्याज क्रेडिट मिलता है तो उस ब्याज के ऊपर भी बाद में आपको ब्याज मिलता है। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। आपने मान लीजिए दोस्तों 1 साल की एफडी कराई और 3 महीने बाद आपको ब्याज मिला, तो 3 महीने बाद अगर मान लो आपको 1 लाख रुपए के ऊपर 3,000 रुपए ब्याज मिला, तो जो अगला ब्याज आपको मिलेगा वो 1,03,000 रुपए मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्यूमुलेशन हो गया है, आपकी जो इंटरेस्ट है वो भी एफडी के अंदर जुड़ गया है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एक कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उन लोगों को क्यूमुलेटिव बेनिफिट के अंदर जाना चाहिए। और जो लोग रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं एफडी से
और जिन्हें कंपाउंडिंग का कोई बेनिफिट नहीं लेना है वो नॉन क्यूमुलेटिव बेनिफिट स्कीम के अंदर जा सकते हैं। एफडी करवाने पर कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको भेज सकता है नोटिस? आपको पता होगा एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, आप अपना पैसा एक निश्चित समय के लिए बैंक में रख देते हैं और बैंक आपको ब्याज देता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका एफडी करवाना पसंद नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा एफडी के अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप अपनी छोटी मोटी एफडी करवाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन्होंने एक लिमिट डिफाइन कर दी है। इस लिमिट से ज्यादा एफडी करवाते हैं और इनकम टैक्स की रिटर्न आप नहीं भरते हैं तो सही से नहीं भरते हैं, तो इनकम टैक्स का सेक्शन 148 आपको नोटिस भेज के पूछ सकता है कि आपने जो एफडी करवाई थी ये आपके पास पैसा कहां से आया था। हालांकि इस एफडी का पैसा अगर आपको पूर्वजों से मिला, गिफ्ट में मिला, लोन में मिला और आप उनको प्रूफ कर देते हैं तो आपको फिर टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन आप उसको प्रूफ नहीं कर पाते हो तो दोस्तों अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट मान के ऊपर आपको हैवी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगाई जा सकती है, जो कि एफडी अमाउंट तक हो सकती है। मान लीजिए 1 लाख की एफडी कराई और 1 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कब नोटिस भेज सकता है। एक फाइनेंशियल ईयर होता है दोस्तों, 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2024 को खत्म हो गया। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जब एफडी आपने करवाई तो एक बैंक में करवाई या 4 बैंक में करवाई, एक बैंक में एफडी करवाई और दूसरे बैंक वाले को नहीं पता है कि आपने कहां क्या क्या एफडी करवाई है। तो दोस्तों ये रिपोर्टिंग जो लिमिट है ये पर बैंक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 9 लाख रुपए की एफडी कराई तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आपकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देगा। अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 11 लाख रुपए की एफडी कराई तो यह सूचना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा कि भाई साहब ने हमारे पास में 11 लाख की एफडी कराई है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था आपने आईटीआर भरी होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही भरी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरे बैंक के अंदर, एक बैंक में 9 लाख रुपए की, दूसरे बैंक में 9 लाख रुपए की, तीसरे बैंक में 9 लाख रुपए की एफडी आपने करवा ली, 27 लाख रुपए की एफडी होगी। तीनों ही बैंक वाले आपकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन एसएफटी के माध्यम से नहीं भेजने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको फिर भी सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि एआईएस और टीआईएस नाम के जो 2 फॉर्म हुए थे उसके अंदर भी आपका ब्याज वहां पे शो होगा। फॉर एग्जांपल 9 लाख रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से 90,000 रुपए का ब्याज एक बैंक देगा, तो तीनों बैंकों को मिलाकर के 2,70,000 रुपए का तो ब्याज आ गया और ओल्ड टैक्स रिजाइम में 2.5 लाख से ज्यादा इनकम होने पर आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी है। तो इस तरह से एक बैंक के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आप 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की एफडी कराते हो तो ये सूचना वो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस सूचना से सेटिस्फाई हो चुका है कि इस व्यक्ति ने आईटीआर भर दी है और सारा डेटा सही दिखाया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपने आईटीआर नहीं भरी है तो नॉन फाइलिंग का नोटिस आपको आएगा। ये कब तक आ सकता है? 3 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब अगर आपने 24-25 के अंदर कोई भी एफडी करवाई 1/4/24 से 31/3/25, फाइनेंशियल ईयर तो 24-25 हो गया, लेकिन असेसमेंट ईयर हो गया इसका 25-26। 25-26 के खत्म होने के 3 साल तक 31/3/26 खत्म हो गया, इसके 3 साल तक 27-28-29, मतलब 24-25 का नोटिस 31/3/2029 तक आ सकता है और रिसेंट के अंदर ही 3 महीने का और एक्स्ट्रा टाइम इन्हें मिल गया है। तो इस तरह से अगर आपकी एफडी की अमाउंट 50 लाख या उससे कम है तो 3 साल प्लस 1 असेसमेंट ईयर मतलब 4 साल हो गए, और वहीं पर एफडी की अमाउंट 50 लाख से ज्यादा है तो दोस्तों 5 साल प्लस 1 साल मतलब 6 साल तक आपको ये नोटिस भेज के पूछा जा सकता है। 148 के अंदर आपसे इनकम टैक्स रिटर्न आपकी भरवाई जा सकती है। तो आप भी एफडी करवाने से पहले इस लिमिट का ध्यान दें ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको परेशान ना करें। इसके साथ में ही दोस्तों आप अपनी आईटीआर भरना सुनिश्चित करें, ट्रू एंड एग्जैक्ट आपको आईटीआर भरनी है। जितने भी रुपए की एफडी कराएं उसका सोर्स, उसका प्रूफ जरूर रखें कि ये पैसा मेरे पास में कहां से आया था, ताकि आपको इन फ्यूचर के अंदर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हम बात करने वाले हैं टैक्स सेवर एफडी के बारे में। आपको पता होगा टैक्स बचाने के लिए हर कोई व्यक्ति हाथ पैर मारता है। अगर आप भी ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं और 80C सेक्शन के अंदर छूट लेना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक की अगर आप एफडी करवाते हैं तो 87 आपको छूट दे देगा, मतलब 1.5 लाख रुपए तक की आपकी इनकम कम हो जाएगी। दोस्तों आपको पता होगा ये छूट आपको सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजाइम में मिलने वाली है और इसके अलावा दोस्तों मैक्सिमम 1.5 लाख की छूट आपको मिलती है। इसके अलावा और क्या क्या फायदे आपको टैक्स सेवर एफडी पर होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर आपको जो रिस्क है, आपको पता होगा अगर आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं तो ऊपर जाने की बजाय वो नीचे भी जा सकता है। यहां पे आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, एक बार जो आपने फिक्स कर दी दोस्तों वही रेट आपको मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल 8% टैक्स सेवर एफडी अगर आपने करवा ली तो 5 साल तक आपको 8% के हिसाब से ही ब्याज मिलने वाला है।
है, चाहे आपका ब्याज 6% हो जाए। इसके अलावा अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो आपको पता होगा बहुत सारे बैंक आपको आधा % ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं और कुछ बैंक तो 0.8 या इस तरह का ज्यादा इंटरेस्ट आपको देते हैं। और वहीं पर DICGC एक संस्था होती है, अगर आपका बैंक डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो 5 लाख रुपए तक का आपका FD का अमाउंट सेफ है, सिक्योर है, गवर्नमेंट आपकी गारंटी लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टैक्स सेवर FD के सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट है, कुछ डिसएडवांटेज भी इसके होते हैं, वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, इसके अंदर आप टैक्स सेवर है तो टैक्स सेव करने के लिए लोग करवाते हैं। तो अगर आप न्यू टैक्स रेजाइम में जाना चाहते हैं तो आपको इसकी छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर आपको किसी भी तरह की डिडक्शंस की छूट नहीं मिलती है। तो ATC की छूट आपको न्यू टैक्स रेजाइम में नहीं मिलेगी। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजाइम में जाना चाहते हैं, 10 लाख रुपए की टैक्स FD अगर आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको 1.5 लाख रुपए की ही छूट मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहूं, इस टैक्स सेवर FD से आप सिर्फ और सिर्फ 1 साल ही टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपने 5 साल की FD करवाई 5 लाख रुपए की, तो पहले साल आपका 1.5 लाख रुपए माफ हो जाएगा, बाकी के 4 सालों में आपको कोई छूट इस टैक्स सेवर FD की नहीं मिलने वाली है। अगले साल में आपको और FD करवानी पड़ेगी। और वहीं पर दोस्तों अगर आप इसका ब्याज की बात करें, अगर जो भी ब्याज आपको मिलता है क्वार्टरली मिलता है, 1 साल बाद आपके ऑनलाइन AIS TIS और फॉर्म 26A के अंदर शो हो जाएगा और वहां पर आपको अपनी इनकम में जोड़ देना पड़ेगा। अगर ओल्ड टैक्स रेजाइम में आपकी इनकम 10 लाख ऑलरेडी है, न्यू टैक्स रेजाइम में अगर आपकी ऑलरेडी 15 लाख रुपए की इनकम है, तो इस FD के ब्याज पर भी 30% टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। हालांकि अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और ओल्ड टैक्स रेजाइम में जाना चाहते हैं तो 50,000 रुपए तक के FD प्लस सेविंग के ब्याज की छूट आपको मिल जाने वाली है। इसके अलावा मैंने आपको बताया 5 साल का लॉक इन पीरियड आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, मतलब आप एक बार पैसा लगा दिया तो 5 साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप उस पैसे को निकालना चाहते हैं कुछ कंडीशंस के अंदर, तो दोस्तों वो आपने जिस साल अपने ATC के अंदर छूट ली थी, जितने रुपए की छूट ली थी, जिस साल आपने पैसा निकाला, तो उस साल आपकी इनकम के अंदर जुड़ जाने वाला है। इसके अलावा अगर आपका ब्याज 40,000 रुपए से ज्यादा चला गया है पूरे साल का, सीनियर सिटीजन हो, 50,000 रुपए से ज्यादा चला गया है, तो 10% आपका TDS काट लिया जाएगा। और ये कटा हुआ TDS दोस्तों या तो आपके टैक्स में एडजस्ट होगा या आप इसको रिफंड लेना चाहते हैं तो पूरे साल का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपका रिफंड आने वाला है। तो दोस्तों इतने सारे आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि ELSS, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, गोल्ड का रेट आपने देखा होगा। ये अगर आपका FD का ब्याज 6-7% मिलता है तो कई बार ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। तो इस तरह से टैक्स सेवर FD के प्रोज और कॉन हमने डिस्कस किए हैं। आप भी दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं क्या टैक्स सेवर FD अच्छी है या बुरी है। FD की सीरीज में बात करने वाले हैं FD के ऊपर क्या टैक्स देना पड़ता है, कब देना पड़ता है, कितना देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, FD का जो ब्याज होता है ये आपकी टैक्सेबल इनकम होती है। टैक्सेबल इनकम के अंदर आपको पता होगा दोस्तों 5 तरह की इनकम आप कमा सकते हैं, सैलरी या पेंशन की इनकम, रेंट की इनकम, बिजनेस की इनकम, कैपिटल गेन, शेयर मार्केट या कोई प्रॉपर्टी बेची उसकी इनकम। इन चारों के अंदर जो भी नहीं आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 5वें में आ जाती है। तो आपका FD का ब्याज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाता है। तो सबसे पहले तो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। इसके बाद दोस्तों कितना टैक्स आपको देना पड़ता है ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर कि आप ओल्ड टैक्स रेजाइम में जाना चाहते हैं या न्यू टैक्स रेजाइम में जाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो डिडक्शन एग्जम्पशंस कितनी है, या ओल्ड और न्यू दोनों में किसी में भी जाना चाहते हैं तो आपकी बाकी इनकम कितनी है। बाकी की इनकम मैंने आपको 4 बता दी, सैलरी, रेंट, बिजनेस या कैपिटल गेन। तो दोस्तों अगर आपकी ओवरऑल इनकम मिलाने के बाद में मैंने आपको बताया स्पेशल इनकम और एक नॉर्मल इनकम होती है। स्पेशल इनकम में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन, अगर आपने क्रिप्टो में काम किया या आपने लॉटरी में काम किया तो उसके ऊपर तो आपको सीधा ही 30% या ऐसा तरह का टैक्स देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी नॉर्मल इनकम है, फॉर एग्जांपल आपको सैलरी और पेंशन आ रही है और FD का ब्याज आ रहा है, इन दोनों को मिलाने के बाद में आपने ATC की छूट लेनी है। आपको पता हो FD और सेविंग के ब्याज पर 50,000 रुपए की छूट सीनियर सिटीजन को मिल जाती है। ये सारी की सारी छूट लेने के बाद में आपकी पेंशन या FD की नॉर्मल इनकम अगर आपकी 5 लाख रुपए तक आ जाती है और आप ओल्ड टैक्स रेजाइम में जाना चाहते हैं तो आपको 0 टैक्स देना है, 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। और वहीं पर ओल्ड टैक्स रेजाइम में बाकी सारी इनकम मिलाने के बाद में और FD की इनकम मिलाने के बाद में आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा चली जाती है तो FD के ऊपर भी आपको 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। ये है आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से। टैक्स स्लैब आपको पता होगा 2.5 लाख तक 0 है, 2.5 से 5% है, 5 लाख से 10 लाख पर 20% है और 10 लाख से ऊपर 30% है। वहीं पर दोस्तों अगर आप न्यू टैक्स रेजाइम में जाना चाहते हैं, सैलरी, पेंशन, बिजनेस की, रेंट की इनकम के साथ में आपको FD के इंटरेस्ट की इनकम आ रही है और ये मिलाकर के अगर आपकी 7 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स 1 भी रुपए नहीं देना है दोस्तों, आपको टैक्स देना है 0। और वहीं पर अगर आपकी ये सारी इनकम मिलाने के बाद FD का ब्याज मिलाने के बाद आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर चली जाती है तो आपको 30% टैक्स देना है। अदरवाइज टैक्स रेजाइम के हिसाब से टैक्स देना है
है। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख तक माफ है, 3 लाख से 7 लाख पर 5%, 7 लाख से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 पर 15%, 12 से 15 पर 20% और 15 लाख से ऊपर इनकम चली जाती है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो एफडी के ऊपर दोस्तों कोई भी फिक्स टैक्स नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो टीडीएस है वो फिक्स है 10%, लेकिन हो सकता है आपको 20% और टैक्स देना पड़ जाए। हो सकता है आपको जितना टीडीएस कटा है वो सारा का सारा वापस आ जाए, क्योंकि आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एफडी के ऊपर आपके टैक्स स्लैब, टैक्स रिजाइम और आपकी बाकी की इनकम कितनी आ रही है उसके हिसाब से आपको टैक्स लगता है। यहां पर कोई भी फिक्स टैक्स का रेट नहीं है, हालांकि टीडीएस 10% कट जाता है। तो उम्मीद करता हूं एफडी के टैक्स के रूल आपने जान लिए होंगे। एफडी की सीरीज में हम बात करने वाले हैं टीडीएस ऑन एफडी। दोस्तों टीडीएस पता होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, मतलब आपका टैक्स काट लिया जाएगा सोर्स के ऊपर ही। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप पर भरोसा नहीं है कि आप इसके ऊपर टैक्स देंगे या आप अपनी आईटीआर में दिखाएंगे, इसलिए उन्होंने उस बैंक की, पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी लगा दी है, जब भी आप इसे ब्याज देंगे व्यक्ति को, इसका टीडीएस काट के देंगे। मतलब सोर्स के ऊपर ही आपका टीडीएस कट लेगा जहां से आपका पैसा आ रहा है। तो दोस्तों ये एक लिमिट डिफाइन कर दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मतलब 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच अगर आपने एक साल के अंदर 40,000 या उससे ज्यादा का इंटरेस्ट कमाया तो वो बैंक वाले आपका 10% टीडीएस काट लेंगे। और ये कटा हुआ टीडीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो जाएगा और आपके फॉर्म 26 में, एएस में, टीएस में बोल जाएगा। 3 महीने बाद आपको जो बैंक है फॉर्म 16A देगा और इन सभी का साल के बाद में जो डेटा है दोस्तों आपके 26 में शो हो जाएगा। और वहीं पर अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपकी एज 60 साल से ज्यादा है, तो 40,000 की जगह 50,000 रुपए तक ही आपका टीडीएस नहीं कटेगा, उसके बाद ही आपका टीडीएस कटने वाला है। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपकी 10 लाख रुपए की एफडी है और आपका 10% ब्याज मिलता है तो 1 लाख रुपए का पूरे साल में ब्याज मिलेगा। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम हो या ज्यादा हो, दोनों को ही 10% टीडीएस कटवाना पड़ेगा, तो आपका 10% टीडीएस काट लिया जाएगा। आपकी एफडी के अंदर अगर आपकी दोस्तों कम्युलेटिव एफडी है तो 90,000 रुपए आपकी एफडी में जुड़ जाएगा और 10,000 रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चला जाएगा। इस पे ऊपर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। और दोस्तों नॉन कम्युलेटिव एफडी है तो भी आपको 90,000 रुपए आपके सेविंग अकाउंट में मिल जाएंगे और जो 10,000 रुपए आपके 26 में पैन कार्ड में जमा हो जाने वाले हैं। तो मतलब टीडीएस का अमाउंट आपके साल टू साल या 3 महीने में कटता जाएगा और बाकी की अमाउंट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। फिर आपको आईटीआर भरने के बाद में आपको बताना पड़ेगा कि मेरे इतना मुझे ब्याज आया, मेरी बाकी ओवरऑल इनकम इतनी थी। अगर आपका टैक्स बनता है तो उस टीडीएस को आप टैक्स में यूज कर सकते हैं। अगर आपका टैक्स नहीं बनता है तो जितना भी टीडीएस कटा था वो आप अपना रिफंड ले सकते हैं, लेकिन साल खत्म होने का आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको आईटीआर भर के इस टीडीएस को क्लेम करना पड़ेगा। तो 10% टीडीएस सेक्शन 194A के अंदर 40,000 रुपए से ज्यादा कटेगा अगर आपकी एज 60 साल से कम है, 50,000 रुपए से ज्यादा पे कटेगा अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा है। दोस्तों 40,000 के बाद वाले अमाउंट पर नहीं कटेगा, सारी के सारी अमाउंट पर कटेगा। अगर आपका 44,000 रुपए टीडीएस कट गया तो 44 के 44 पर ही कटेगा, ना कि 4,000 पर कटेगा। तो 44,000 पर 4400 रुपए टीडीएस आपका कट जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं टीडीएस ऑन एफडी के बारे में आपकी सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एफडी के सीरीज में हम बात करने वाले हैं टीडीएस कटने से कैसे बचें। हमने ऑलरेडी टीडीएस कब कटता है आपको बता दिया है, लेकिन अगर आप टीडीएस नहीं कटवाना चाहते हैं और आपका ब्याज जो 40,000 रुपए नॉर्मल व्यक्ति के लिए और 50,000 रुपए सीनियर सिटीजन के लिए उससे ज्यादा जा रहा है तो भी दोस्तों आपका टीडीएस नहीं कटेगा अगर आप एक फॉर्म बैंक के अंदर जमा करवा देते हैं। ये फॉर्म दोस्तों 2 तरह के होते हैं, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H। 15G का मतलब दोस्तों G छोटा है और H बड़ा है। तो G है वो 60 साल से कम वालों के लिए है और जो H है वो 60 साल से ज्यादा वालों के लिए है। ये एक रिक्वेस्ट होती है, एक डिक्लेरेशन होता है फॉर नॉन रिडक्शन ऑफ टीडीएस कि मेरा टीडीएस ना काटा जाए। क्यों ना काटा जाए? क्योंकि मेरी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है? ओल्ड टैक्स रिजाइम में 2.5 लाख रुपए, न्यू टैक्स रिजाइम में 3 लाख रुपए होती है। दोस्तों अगर आपकी इनकम इनसे कम है तो आप बैंक के अंदर एक फॉर्म भर के दे सकते हैं। ये फॉर्म आजकल इंटरनेट बैंकिंग से ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका 1 लाख रुपए भी ब्याज आता है और बाकी इनकम आपकी 3 लाख रुपए से कम है, तो क्योंकि आपको आईटीआर ही नहीं भरनी है तो उसको क्यों टीडीएस कटवाना है, क्यों उसको रिफंड लेना है, तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। दूसरा तरीका दोस्तों अगर आप टीडीएस कटने से बचना चाहते हैं तो ये है कि आपको अलग अलग बैंकों में एफडी करवानी पड़ेगी। दोस्तों आपको पता होगा 40,000 रुपए एक बैंक टीडीएस काटेगा। अगर आपका एक पीएनबी बैंक में 40,000 रुपए की एफडी का ब्याज लेते हो, मान लीजिए 35,000 का, और एचडीएफसी बैंक में 35,000 का लेते हो, तो ओवरऑल तो आपका 70,000 रुपए ब्याज आ गया। लेकिन ना तो बैंक एसबीआई काटेगा ना बैंक आपका एचडीएफसी काटेगा, क्योंकि उन दोनों की लिमिट 40,000 से क्रॉस नहीं हुई है। तो इस तरह से आप एफडी के अमाउंट को इतना रखें कि आपका ब्याज 40,000 से ज्यादा ना आए।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 लाख रुपए की एफडी कराई है और 7% का ब्याज मिलता है तो एक साल में आपको 35,000 का ब्याज मिलेगा, जिस पे टीडीएस नहीं कटना है। और मजे की बात दोस्तों, दोनों ही बैंक के अंदर आपका 5-5 लाख रुपए सेफ हो जाएगा। अगर एक ही बैंक में 10 लाख की एफडी करवाते तो अगर वो बैंक डूब जाता, मिस हैपनिंग हो जाती, तो सिर्फ आपको 5 लाख रुपए मिलते। और दो बैंकों में अलग अलग कराई होगी तो दोनों वाले टीडीएस में नहीं काटेंगे और दोनों के ही अंदर 5-5 लाख रुपए आपके सेफ रहने वाले हैं, सुरक्षित रहने वाले हैं। तो इस तरह से आप टीडीएस कटने से बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी जाने अनजाने में गलती से फॉर्म 15GH आप जमा नहीं कर पाए या जमा करने के बाद में बैंक ने आपका टीडीएस काट लिया है, तो आप अपनी साल खत्म होने के बाद में इनकम टैक्स की रिटर्न भरें। ओल्ड टैक्स रेजाइम में 5 लाख से कम इनकम है, न्यू टैक्स रेजाइम में 7 लाख से कम इनकम है, तो आईटीआर भर के आप अपना रिफंड ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको टीडीएस कटने से बच सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफडी को आईटीआर में कहां दिखाएं, इनकम टैक्स रिटर्न में कहां दिखाएं। आपको पता होगा बहुत सारे लोग एफडी करवाते हैं और अपनी आईटीआर नहीं भरते हैं। आईटीआर भरनी कब जरूरी है? जब आपकी जो इनकम है सारी की सारी इनकम मिलाकर के बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा चली जाती है, जो कि ओल्ड टैक्स रेजाइम में 2.5 लाख है और न्यू टैक्स रेजाइम में 3 लाख रुपए है। दोस्तों आईटीआर अगर आप भर रहे हैं तो आपको आईटीआर का फॉर्म भरना पड़ता है। आपको पता होगा 1 से लेकर के 7 तक आईटीआर होती है, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन आईटीआर 1 सबसे ज्यादा भरी जाने वाली आईटीआर है, जिसके अंदर आप अपनी ब्याज की इनकम, पेंशन की इनकम, सैलरी की इनकम, एक किराए की इनकम दिखा सकते हैं। आईटीआर 2 के अंदर इन इनकम के अलावा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखा सकते हैं। आईटीआर 3 के अंदर दोस्तों आपकी बिजनेस की इनकम जाती है, आईटीआर 4 के अंदर बिजनेस की इनकम जाती है। 5, 6, 7 की आईटीआर आपके ऊपर एप्लीकेबल मोस्ट ऑफ द पीपल पर नहीं होती है। तो अगर आप एक आम आदमी हैं, अगर आपने नॉर्मल सैलरी की इनकम कमाई है और आपने एक एफडी करवा दी है, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि इस एफडी को मैं अपनी आईटीआर में कहां दिखाऊं। दोस्तों आईटीआर के अंदर आपको अपनी इनकम दिखानी होती है और मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए की एफडी करवाई, तो ये आपकी एफडी आपकी इनकम नहीं है। इस एफडी पर जो ब्याज कमाया वो आपकी इनकम है। मान लीजिए 10% का ब्याज मिलता है तो 50,000 रुपए आपको उस एफडी का ब्याज मिल गया, जो आपके एआईएस में, टीएस में, 26S में ऑलरेडी शो हो जाएगा। तो आपको मजबूरन उस ब्याज को अपनी आईटीआर में दिखाना पड़ेगा। लेकिन जो 5 लाख रुपए की अमाउंट है वो आपको आईटीआर 1 में कहीं पे दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी बैलेंस शीट मेंटेन नहीं कर रहे हैं और बैलेंस शीट के अंदर ये आपकी एसेट है, आपकी ये इन्वेस्टमेंट है। वहीं पर अगर आपने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काम किया, आपने आईटीआर 2 भरनी है। इस आईटीआर 2 के अंदर भी आपको सिर्फ वो जो आपने 50,000 रुपए का ब्याज कमाया वही आपको दिखाना है, 5 लाख रुपए की एफडी आपको नहीं दिखानी है। अब बात करते हैं दोस्तों आईटीआर 3 और आईटीआर 4 की। आईटीआर 3 के अंदर दोस्तों आपको बिजनेस की इनकम दिखानी होती है और वहां पर आपको अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करनी होती है। इस बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट में, अदर करंट एसेट में, जहां आपको अच्छा सुटेबल लगता है, क्योंकि कितने टाइम की एफडी है उसके हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपको दिखानी चाहिए। आईटीआर 4 के अंदर डिटेल की बैलेंस शीट आपकी नहीं जाती है, लेकिन आपको फाइनेंशियल पर्टिकुलर और बैलेंस शीट देने पड़ते हैं। 4 चीजें वो आपसे मांगते हैं, कैश, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक। तो दोस्तों वहां पर एनी अदर एसेट के अंदर भी आप उसकी एफडी के अमाउंट को दिखा सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों एफडी आपको आईटीआर 1 और आईटीआर 2 में कहीं नहीं दिखानी है और एफडी का जो ब्याज है वो आईटीआर 1, 2, 3, 4 सभी के सभी आईटीआर में दिखाना है। हालांकि पिछले ही साल गवर्नमेंट ने बोला था कि हम कॉमन आईटीआर का फॉर्म लेकर के आएंगे, जहां पर आपको आईटीआर सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपकी आईटीआर सेलेक्ट हो जाएगी। तो आपने भी अपनी एफडी करवाई थी तो उस एफडी के अमाउंट को आईटीआर 1 और 2 में कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। लेकिन आईटीआर जरूर भरें दोस्तों, ताकि इन फ्यूचर में 148 में आपका केस ना आ जाए। उम्मीद करता हूं आईटीआर कहां दिखानी है आपको पता लग गया होगा। क्या एफडी करवाने पर आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी? क्या आईटीआर भरनी मैंडेटरी है? दोस्तों आईटीआर भरना, उसकी लिमिट एक अलग चीज है और आपने एफडी करवाई है वो एक अलग चीज है। आपको पता होगा जब भी आप एफडी करवाते हैं तो ये पूरी की पूरी एफडी की अगर आपके पास में ऑन रिकॉर्ड इनकम है, सोर्स है, जस्टिफिकेशन है, आपकी खुद की इनकम थी, आपने लोन लिया, आपने गिफ्ट लिया, आपको पैसा ऊपर से मिला, आपके पेरेंट्स से मिला, तो ये आपकी खुद की इनकम है। दोस्तों आपकी इनकम नहीं, आपकी कैपिटल रिसीट है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एफडी की हुई कमाई की। एफडी से हम क्या कमाई कर सकते हैं? हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की कमाई आती है। इंटरेस्ट आपको दोस्तों एक सर्टेन परसेंटेज पर मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लीजिए 10% की अगर आपने एफडी का रेट है और आपने 10 लाख रुपए की एफडी कराई है तो आपको कितना ब्याज मिला? 1 लाख रुपए। इसके अलावा 5 तरह की इनकम होती है दोस्तों, सैलरी या पेंशन की इनकम, इसके अलावा बिजनेस की इनकम, किराए की इनकम,
कैपिटल गेन जो मकान को बेचा या शेयर मार्केट को आपने कोई कमाई करी या अदर सोर्स के अंदर ब्याज वगैरह आ जाते हैं, इन सभी को मिलाकर के अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा चली जाती है, जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी है। दोस्तों आप तो बोल रहे होंगे कि सर 7 लाख रुपए को टैक्स ही नहीं लगता, आप ये 3 लाख रुपए की लिमिट कहां से लेकर के आगे। हालांकि न्यू टैक्स रेजाइम में जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख तक है उसका टैक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि 87A की जो सेक्शन है वो आपको रिबेट दे देता है, लेकिन ITR भरने की लिमिट 3 लाख रुपए है। और वहीं पर अगर आप ओल्ड टैक्स रेजाइम में जाना चाहते हैं, जहां पर 80C की छूट वगैरह मिलती है, तो वहां पर तो आपकी लिमिट 2.5 लाख रुपए ही रहने वाली है। तो अगर आपने भी अपनी FD करवाई थी, उस FD पर कोई कमाई करी थी और बाकी सारी इनकम मिलाकर के 3 लाख से ज्यादा चली जाती है, तो मेक श्योर करें साल खत्म होने के बाद में अपनी ITR जरूर भरें, नहीं तो नॉन फाइलिंग का नोटिस आ सकता है। क्योंकि आपको पता होगा AIS, TIS और फॉर्म 26S में काफी तरह की सूचनाएं ऑलरेडी बोल जाती है। इसके अलावा मैं एक और लिमिट आपको डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने पूरे साल के अंदर एक बैंक में एक पैन कार्ड पर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की FD करवा ली, अगर आपने दोस्तों कैश के अंदर 2 लाख से ज्यादा की FD करा ली, तो ये एक रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है। SFT के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना चली जाएगी कि आपने 11 लाख रुपए की FD कराई है और आप अपनी ITR नहीं भरते हो, तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 4 साल तक आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 148A के अंदर नोटिस भेज के पूछ सकता है कि वो पैसा आपके पास कहां से आया था, आपने ITR क्यों नहीं भरी। तो अगर आप ITR भर देंगे तो 4 साल बाद, या आपकी FD 50 लाख से ज्यादा है तो 6 साल बाद आपको नोटिस भेज सकते हैं। ये तो ऐसा आप क्यों चक्कर में पड़ना चाहते हैं दोस्तों। मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने FD कराई है तो आप अपना ITR जरूर भरें। अगर गलती से आपका TDS कट गया है तो TDS को आप रिफंड भी ले सकते हैं, और 2.5 या 3 लाख से ऊपर इनकम चली गई तो वैसे भी आपको ITR भरनी मैंडेटरी है। तो FD की सीरीज में हम बात करने वाले हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ FD, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ FD, मतलब कम से कम कितने रुपए की FD आप करवा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए की FD आप करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास में आपका ऑन रिकॉर्ड पैसा है, अगर आपके पास में जस्टिफिकेशन है कि ये तो मेरी इनकम है, मेरा ये लोन है, मेरा ये गिफ्ट है, तो आपको सबसे पहले तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करना चाहूंगा मिनिमम अमाउंट ऑफ FD की। बहुत सारे बैंक हैं जिन्होंने 1000 रुपए की अमाउंट डिफाइन कर रखी है। हालांकि आपको पता होगा 40-50 तरह के बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं इस तरह के, आप जहां पर FD करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं मोस्ट ऑफ द बैंक्स के अंदर 1000 रुपए से आपकी FD स्टार्ट हो जाती है और ये मल्टीपल के अंदर होती है। मान लीजिए आपने 1000 रुपए की कराई, उसके बाद में 1100 की करवा सकते हैं, 1200 की करवा सकते हैं। कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं जो 5000 या 10,000 रुपए से अपनी FD स्टार्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है बैंक पर या पोस्ट ऑफिस के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों मैक्सिमम लिमिट की। तो बैंक में FD करवाने की कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आप 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की, 10 करोड़ की, जितना रुपए आपके पास पड़ा है उसके आप FD करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़ा है तो मैं तो आपको ये बिल्कुल ही समझदारी नहीं है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए की FD कराते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे अल्टरनेट होंगे जहां पर आप पैसा लगा करके ज्यादा अमाउंट कमा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे बैंकों ने अपने एक ब्रैकेट डिफाइन कर रखे हैं, जैसे कि 0 से या 1000 रुपए से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक या 3 करोड़ तक, 3 करोड़ से 10 करोड़ तक, और उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटकर कम ज्यादा ब्याज दिया गया है। तो इस तरह से आपको भी अगर FD करवानी है तो मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट तो कोई है ही नहीं। मिनिमम अमाउंट या 1000 है या 5000 या 10,000 है, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। किसी भी बैंक की वेबसाइट पर जाकर के आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल SBI मिनिमम और मैक्सिमम बैंक की लिमिट आप लिखेंगे तो वहां पर आपको दोस्तों पता लग जाएगा। FD की सीरीज में हम बात करने वाले हैं मिनिमम और मैक्सिमम टेन्योर ऑफ FD, मतलब कम से कम कितने टाइम की FD आप करा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम की FD आप करवा सकते हैं। दोस्तों ये वैसे तो डिपेंड करेगा बैंक टू बैंक, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, लेकिन हम जनरली बात करें बहुत सारे बैंक 99% बैंक आपको कम से कम 7 दिन की FD का ऑफर दे देते हैं। मतलब आप 7 दिन से ज्यादा की FD करवा सकते हैं, 1 से 6 दिन की FD आपको नहीं करवाने देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैंक हैं जो आपको 1 से 6 दिन की FD भी करने देते हैं, लेकिन उनको या तो ब्याज नहीं देते हैं या नाम मात्र का ब्याज मिलता है। तो 7 दिन की FD आपको कम से कम करवानी है। और मैक्सिमम FD की बात करें, आपको पता होगा 1 साल, 2 साल, 5 साल इस तरह की FD आप करवा सकते हैं, लेकिन 10 साल तक की FD लगभग बैंक वाले आपको ऑफर प्रोवाइड करते हैं कि 10 साल तक आप हमारा पैसा यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसके अंदर डिपेंड करेगा दोस्तों ये FD आपकी कॉलेबल है या नॉन कॉलेबल है। अगर नॉन कॉलेबल है और 10 साल की FD करवा ली तो 10 साल तक आप उस पैसे को छेड़ नहीं सकेंगे दोस्तों, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। कॉलेबल है तो कुछ पीनल इंटरेस्ट वगैरह आपका लग जाएगा और वो आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों मिनिमम 7 दिन की और मैक्सिमम 10 साल की FD आप किसी भी बैंक में करवा सकते हैं। बाकी ज्यादा आप अपने बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे, गूगल पर लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल SBI मैक्सिमम FD टेन्योर लिख देंगे तो आपको वहां पर क्लियर
क्लियर हो जाने वाला है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की एफडी आप करवा सकते हैं। ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो एफडी की सीरीज में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी अपनी एफडी खुलवाना चाहते हैं तो क्या इस एफडी को ऑनलाइन खुलवाया जा सकता है या इसे सिर्फ ऑफलाइन बैंक में जाकर के ही खुलाया जा सकता है। दोस्तों आपको पता होगा डिजिटल जमाना है, फेसलेस जमाना है। आजकल बहुत सारी सुविधाएं आपको बैंक के द्वारा दी जाती है। आजकल जो आपका फोन है दोस्तों उसके अंदर ही आपका बैंक होता है। तो अगर आप भी अपनी ऑनलाइन एफडी खुलवाना चाहते हैं और आपके सेविंग या करंट अकाउंट में पैसा पड़ा है और आपके पास में इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग है तो दोस्तों चुटकियों की मदद से आप अपनी ऑनलाइन एफडी करवा सकते हैं। आपको इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करनी है, ओपन एफडी पर जाना है, कितने टाइम की करवानी है, कितने रुपए की करवानी है, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है, ओटीपी डालना है और आपकी एफडी खुल गई। वहां पे आपका एफडी का सर्टिफिकेट भी दोस्तों इशू कर दिया जाता है। और वहीं पर बात करें अगर आप ऑफलाइन एफडी करवाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं बैंक में जाकर के मैनेजर के सामने बैठ करके चाय पी करके जब तक एफडी नहीं खुलवाते हैं उन्हें आनंद नहीं आता है। तो ऑफलाइन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। बैंक में जाएं, केवाईसी, पैन, आधार वगैरह, आपके सेविंग अकाउंट में पैसा होना चाहिए। नगद के अंदर एफडी आपको 2 लाख से ज्यादा की नहीं करवानी है। ऑफलाइन के अंदर आप वहां पे जाएं, या तो आप चेक भर करके दे दें या ट्रांसफर का आप वहां पे वाउचर भर के दे दें कि मेरे सेविंग अकाउंट से इतने रुपए की एफडी करवा दी जाए और वो भी आपकी हो जाएगी। आपको दोस्तों प्रिंट करके वो अपना एफडी का सर्टिफिकेट दे देंगे। तो उम्मीद करता हूं एफडी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से खुलवा सकते हैं। अगर आप एक डिजिटल हैं, आप एक टेक्निकल सेवी हैं दोस्तों, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं और आपको बैंक में जाकर के खुलवानी है तो ऑफलाइन भी खुलवा सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एफडी के ऊपर मिलने वाले ब्याज के बारे में। आपको पता होगा अलग अलग बैंक अलग अलग टाइम के हिसाब से आपको अलग अलग ही एफडी के इंटरेस्ट देता है। अब मैं एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अगर आप 7 दिन से लेकर के 45 दिन की एफडी कराते हो तो आपको 3.50 का ब्याज मिलेगा, मतलब 3.5% का ब्याज आपको मिलने वाला है। और 46 दिन से लेकर के 179 डेज की एफडी कराते हो तो 5.5% का ब्याज मिलने वाला है। दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं 45 दिन की एफडी कराते हो तो 3.5% ब्याज, 46 दिन की एफडी कराते हो तो 5.5% का ब्याज। अगर आप एक दिन का भी टेन्योर चेंज कर देते हो तो 2% आपके एफडी के ब्याज के ऊपर फर्क पड़ जाने वाला है। तो इस तरह से जब भी आपको कोई एफडी करवानी है आपको सबसे पहले क्या करना है, उस बैंक की वेबसाइट पर जाना है। अगर आपने एसबीआई में एफडी करानी है तो गूगल पर लिखना है एसबीआई एफडी रेट्स। जब आप जाएंगे तो चार्ट आपका खुल जाएगा। यहाँ पे टेन्योर लिखा होगा, यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होगा। कई बार सीनियर सिटीजन का अलग से लिखा होता है, नहीं लिखा तो आप ये मान लीजिएगा कि आपको आधा % ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो दोस्तों कई बार 365 दिन की एफडी कराते हो तो 6%, 366 दिन की कराते हो तो 7%, एक दिन का डिफरेंस डाल लेते हो। कभी भी आपको बैंक वाले नहीं बताएंगे कि आपको ज्यादा ब्याज मिल रहा है, आप एक दिन की ज्यादा एफडी करा लो, क्योंकि उनको आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा तो उनको नुकसान हो रहा है। तो जब भी आपको एफडी करानी है इनकी वेबसाइट पर जाना है, एफडी रेट्स का चार्ट देखना है। ये नहीं देख पाते हो, डिजिटल आप नहीं हो तो उस बैंक में जाकर के उनसे आप अपना इंटरेस्ट का चार्ट पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं। जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा हो, कम से कम टेन्योर आपका लग रहा हो, वहीं पर आपको एफडी करानी है, अपना मैक्सिमम बेनिफिट करवाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं एफडी के जो ब्याज के रेट हैं वो कैसे मिलते हैं, वो टेन्योर के हिसाब से मिलते हैं। 1 साल का अलग, 2 साल का अलग, 3 साल का अलग। कई बार तो 2 साल का ब्याज ज्यादा मिलता है, 3 साल की एफडी का कम मिलता है। तो आपको पूरा सावधानी से चेक करके देख करके आप 10 बैंकों के कंपैरिजन चार्ट देखें। हमने हालांकि हर एक बैंक का जो चार्ट है दोस्तों आपके शॉर्ट के माध्यम से, आपको वीडियो के माध्यम से आपको हमने देने की कोशिश की है, लेकिन आप भी अपना होमवर्क करके जाएं जब भी आप एफडी में पैसा लगवाना चाहते हैं ताकि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए। आपने अगर किसी बैंक में एफडी करवा रखी है, आपको इंटरेस्ट जो मिलता है वो कैसे कैलकुलेट होता है दोस्तों, सबसे पहले तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो एफडी है वो क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है। अगर आपकी एफडी नॉन क्यूमुलेटिव है तो आपको सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा एक सर्टेन टाइम के बाद में आपको जो आपकी एफडी का ब्याज है वो आपको वापस आपके अकाउंट में मिल जाने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई, 12% ब्याज है और 1 महीने का 1000 रुपए ब्याज मिलता है और आपको हर महीने आपके खाते में चाहिए तो 1000 रुपए आपका मिल जाने वाला है। तो आपका ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ये आपकी एफडी में नहीं जुड़ेगा तो जो अगला वाला इंटरेस्ट मिलेगा वो वापस से आपको 1 लाख पर मिलेगा, 1 लाख 1000 पर नहीं मिलेगा। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 साल, 2 साल, 5 साल की एफडी करा रखी है तो मोस्ट ऑफ द बैंक जो होते हैं दोस्तों आपको क्वार्टरली आपका इंटरेस्ट क्रेडिट करते हैं, लेकिन कई बार ये टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आपको 1 महीने में मंथली, 3 महीने में क्वार्टरली, 6 महीने में 6 मंथली और साल में एनुअली। ज्यादा ऐसा होता नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो क्वार्टरली आपका इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की एफडी कराई, 3 महीनों का ब्याज 3000 रुपए आपको मिला
तो जो अगला ब्याज आपको मिलेगा वो 1,03,000 पर मिलने वाला है। इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग का इफेक्ट। कई बार हम बहुत ही छोटी एफडी करवा लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 7 दिन से आप एफडी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने एफडी 7 दिन की करवाई है तो आपको 1 महीने बाद ब्याज कैसे देंगे? अगर आपने एफडी ही अपनी 40 दिन की कराई है तो आपको डे वाइज या जैसे भी उनको सुटेबल लगता है वैसे आपको इंटरेस्ट दे देंगे। अगर आपने लंबी एफडी कराई है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वार्टरली, अदरवाइज मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली आपका ब्याज क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट हो जाता है तो उसके बाद में जो नेक्स्ट ब्याज मिलता है उस ब्याज की जुड़ी हुई अमाउंट पर आपको मिलता है, जिसे कि कंपाउंडिंग मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि बैंक वाले एफडी के ऊपर किस तरह से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। 3-3 महीने में जो भी आपका टीडीएस कटता है दोस्तों, अगर आपकी 40,000 रुपए से ज्यादा नॉर्मल व्यक्ति के लिए, 50,000 रुपए से ज्यादा सीनियर सिटीजन से अगर आपको ज्यादा ब्याज मिलता है तो 10% आपका टीडीएस कटकर मिलेगा। और दोस्तों जो टीडीएस कट गया, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का ब्याज मिला, 10% टीडीएस कट गया तो 10,000 रुपए तो आपका पहले से अमाउंट अलग हो गया, इनकम टैक्स में जमा हो गया। आपको 90,000 रुपए पर ही कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलने वाला है और 10,000 रुपए आपका, अगर आपका टैक्स नहीं बनता है तो आईटीआर भरने के बाद उसको रिफंड ले सकते हैं। एफडी के ऊपर जो मिलने वाली कमाई होती है वो होती है हमारी इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट हमें कब मिलता है? कब मिलता है का मतलब हमारी एफडी के अमाउंट पर कब वो ऐड हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एफडी जब आप करवाते हैं तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो आप बैंक और जो आपका बैंकर होता है और आप होते हो वहां पे एग्री करनी पड़ती है। तो जो कंडीशन आप एग्री कर लेते हो उसके हिसाब से ही आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव दो तरह की एफडी होती है दोस्तों। अगर आपने नॉन क्यूमुलेटिव एफडी करवाई है, इसका क्या मतलब हुआ है, आपने रेगुलर इनकम कमानी है, आपको हर महीने 3 महीने 6 महीने बाद ब्याज चाहिए। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, जितना भी ब्याज आपने कमाया वो आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए की एफडी कराई है और 10% का आपका दोस्तों 12% का अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 1 महीने का 1,000 रुपए ब्याज आपने कमा लिया और मंथली आपको 1,000 रुपए खाते में चाहिए तो 1,000 रुपए आपका खाते में आ जाएगा। जो अगला ब्याज मिलेगा वो भी आपको 1 लाख रुपए पर ही मिलने वाला है। तो इस तरह से यहां पे आपकी एफडी का जो इंटरेस्ट है आपके टर्म के हिसाब से नॉन क्यूमुलेटिव में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्यूमुलेटिव एफडी के बारे में। क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा होता जाएगा आपको। एक बार आपने दोस्तों 1 लाख रुपए की एफडी करा ली, मोस्ट ऑफ द बैंक आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट आपका क्रेडिट करते हैं। क्वार्टरली ही आपका दोस्तों टीडीएस काट करके फॉर्म 26A में अपडेट करते हैं, फॉर्म 16A आपको जारी कर देते हैं। तो इस तरह से आपको 3 महीने बाद मान लीजिए 1 लाख का 3,000 रुपए ब्याज मिल गया, जो अगला इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो 1,03,000 रुपए पर मिलने वाला है। तो इस तरह से जो बैंक वाले हैं वो वैसे तो बैंक टू बैंक उनकी कंडीशंस पर डिपेंड करता है, लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव के मामले में जब आपने मांगा था जब आपके खाते में आ जाएगा, और क्यूमुलेटिव के मामले में मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वार्टरली आपका जो इंटरेस्ट है आपकी एफडी में जुड़ जाएगा। दोस्तों अगर आपका कोई टीडीएस कटने वाला था तो टीडीएस के अमाउंट को हटाने के बाद में आपका एफडी के ऊपर अमाउंट जुड़ेगा। फॉर एग्जांपल 3 महीने में अगर आपने 1 लाख रुपए कमाई कर ली, एफडी कमा ली और 10% टीडीएस कटना था तो 10,000 रुपए आपका टीडीएस कट करके इनकम टैक्स को चला जाएगा। 90,000 रुपए ही आपका एफडी के अंदर क्रेडिट होगा। जो अगला ब्याज मिलेगा वो 90,000 रुपए आपको जोड़ के मिलेगा। ये होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो उम्मीद करता हूं एफडी के ऊपर कब आपको इंटरेस्ट क्रेडिट होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। एफडी की सीरीज में हम बात करने वाले हैं प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ एफडी। दोस्तों मैच्योरिटी से पहले अगर आप किसी चीज को क्लोज करते हैं तो ये प्री मैच्योर होती है। हालांकि फिक्स डिपॉजिट के अंदर जो फिक्स वर्ड है, फिक्स का मतलब है एक फिक्स समय के लिए आपने अपनी एफडी को जमा करवा दिया है। ये जमा दोस्तों 7 दिन से लेकर के 10 साल तक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 साल की एफडी करवाई है तो आपका पैसा 1 साल तक फिक्स हो गया है। अब डिपेंड करता है आपकी जो एफडी है कॉलेबल है या नॉन कॉलेबल है। कॉलेबल का मतलब ये होता है कि आप अपनी एफडी को अपने पीरियड से पहले ही पैसा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। और दूसरा होता है नॉन कॉलेबल, मतलब जितने टाइम की आपकी एफडी है उतने टाइम आपको उस एफडी में रहना पड़ेगा, आप उससे पहले अपनी एफडी नहीं निकाल सकते हैं। हालांकि दोस्तों कॉलेबल के अंदर आप अपनी जब एफडी को विड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए आपने एफडी करवाई, 6 महीने के बाद में आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप उस एफडी को तुड़वा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज है दोस्तों वो है पीनल इंटरेस्ट। आपको आधे से 1% तक की पेनल्टी वहां पे देनी पड़ेगी। 1 लाख रुपए की है तो आपको 1% काट करके फॉर एग्जांपल 99,000 रुपए ही आपको मिलने वाले हैं। दूसरा डिसएडवांटेज दोस्तों, अगर आपने सेक्शन 80C के अंदर टैक्स सेवर एफडी करवाई थी तो इस टैक्स सेवर एफडी के ऊपर दोस्तों जिस साल आपने डिडक्शन ले ली थी 1.5 लाख रुपए की, तो जिस साल आप इस पैसे को निकालेंगे तो उस साल की इनकम में आपके जुड़ जाएगा और उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि बहुत सारे बैंक आपको यह भी ऑप्शन देते हैं कि पूरी एफडी को तुड़वा
तुड़वाने की बजाय आप पार्शियल भी विड्रॉल कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, आपके मन में ये भी डाउट होगा कि हमने एफडी तुड़वानी है तो क्या मुझे बैंक में जाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपने बैंक में जाकर के ऑफलाइन एफडी बनवाई थी, आपके पास में एफडी का सर्टिफिकेट है, तो आपको उस एफडी को तुड़वाने के लिए बैंक में ही जाना पड़ेगा। अगर आपने ऑनलाइन एफडी खुलवाई थी दोस्तों, आपको पता होगा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, तो वहां पर एक ऑप्शन आता है कि आप उस एफडी को ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से मात्र एक क्लिक के ऊपर ही तोड़ सकते हो। इसके अलावा जो दूसरी एफडी दोस्तों मैंने बताई थी वो थी नॉन कॉलेबल। नॉन कॉलेबल मतलब जितने टाइम की है उतना टाइम तो आपको रखना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत में आपको पैसा वापस उस टाइम से पहले नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर भी कुछ अपवाद है, कुछ सरकमस्टेंसेस में। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंकरप्ट हो गए हो, आप दिवालिया हो गए हो दोस्तों, आपके किसी कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि ये एफडी को इसको दे दिया जाए, किसी एफडी होल्डर की मिस हैपनिंग हो जाती है दोस्तों, डिमाइस हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो कॉलेबल हो या नॉन कॉलेबल हो, उस व्यक्ति को वो एफडी का अमाउंट मिल जाने वाला है। तो आपने भी अगर एफडी तुड़वानी है दोस्तों, बहुत सारे बैंक आपको एक ऑप्शन देते हैं कि तुड़वाने की बजाय आप उसके ऊपर लोन ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। अगर आपने 10 लाख रुपए की एफडी कराई है तो 9 लाख रुपए तक का लोन 1 से 2% एक्स्ट्रा उसके ब्याज पर आपको मिल जाएगा। कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, जब आपको भरना है तो आप उसको भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस एफडी को तोड़ करके उस अमाउंट को मैं कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करूंगा या मेरा नुकसान होने से बच जाएगा, अगर आपकी एफडी 5% आपको इंटरेस्ट दे रही है और कहीं पर 10% आपको उस पैसे के इन्वेस्ट करना है या उसका इतना यूज हो रहा है, तो आपको एफडी तुड़वा लेनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं एफडी प्री मैच्योर क्लोजर आप कब करा सकते हैं, कब नहीं करा सकते हैं। हालांकि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है बैंक टू बैंक, जब आप बैंक के अंदर एफडी करवाने जाते हैं तो बहुत सारे साइन आपके करवाते हैं, एग्रीमेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। तो फिर भी कॉलेबल और नॉन कॉलेबल की एफडी के बारे में मैंने आपको बताया, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपका बैंक डूब जाता है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, बैंक दिवालिया हो जाता है, भाग जाता है और आपने अपनी बैंक में एफडी करवा रखी है, तो क्या आपको पैसा वापस मिलेगा? मिलेगा तो कितना मिलेगा? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, DICGC एक संस्था है जो भारत सरकार का है, एक कॉरपोरेशन है, निगम है, जो आपको गारंटी प्रोवाइड करती है। ये गारंटी दोस्तों पर बैंक, पर पर्सन, पर पैन कार्ड में 5 लाख रुपए की प्रोवाइड करती है। अब ऐसा नहीं है कि 5 लाख की आपकी एफडी आपको सेफ है, 5 लाख का सेविंग, 5 लाख का एफडी, इस तरह से दोस्तों आपको नहीं होना है। आपके एक बैंक के अंदर जितने भी प्रोडक्ट आपके हैं, सेविंग का ब्याज, अगर आपकी सेविंग खाता है, करंट अकाउंट है, आरडी अकाउंट है, एफडी अकाउंट है, इन सभी की मूल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में इनका जो ब्याज आपने कमा लिया है, इन सबको मिलाकर के अगर आपकी अमाउंट 5 लाख रुपए तक है, वो बैंक डूब जाता है तो गवर्नमेंट कहती है वो 5 लाख रुपए तक हम आपको देंगे। फॉर एग्जांपल, एक बैंक में आपके 15 लाख रुपए पड़े हैं और वो बैंक डूब गया तो 5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, बाकी के 10 लाख रुपए आपको भूलने पड़ जाएंगे। तो इसी तरह से हम ऑलवेज आपको रेकमेंड करते हैं कि दोस्तों आप अलग अलग बैंक में एफडी कराएं। इससे क्या होगा, एक तो आपका ये 5-5 लाख रुपए हर बैंक का सेफ हो जाएगा, 40-40 हज़ार रुपए तक का हर बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा, 10-10 लाख रुपए से कम होने पर आपकी इनकम टैक्स में सूचना नहीं जाने वाली है। तो इस तरह से अगर आप भी DICGC का फायदा उठाना चाहते हैं तो हर बैंक में 5-5 लाख रुपए ही रखें। ऑनलाइन ऑफलाइन आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई हैं ताकि आपका पैसा इन फ्यूचर में बर्बाद ना हो। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, RBI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बहुत सारा यहाँ पे रेगुलेशंस होते हैं, रूल रेगुलेशन मॉनिटरिंग होती है, आपका पैसा नहीं डूबता है। लेकिन फिर भी कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो एक बैंक वाले आपको 5 लाख रुपए तक की ही सिक्योरिटी देने वाले हैं, बाकी पैसा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो एफडी में आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाले हैं? दोस्तों, एफडी आपको पता होगा सबसे ज्यादा सेफ, सिक्योर और सबसे ज्यादा किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट का टूल है। और सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो एक कैटेगरी के नहीं होते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी 60 साल से कम उम्र है वो तो नॉर्मल व्यक्ति हो गया, 60 साल से 80 साल वाला व्यक्ति सीनियर सिटीजन कहलाता है, और जिस व्यक्ति की उम्र 80 साल से ज्यादा है वो सुपर सीनियर सिटीजन कहलाता है। बहुत सारे बैंक वालों ने सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो मोस्ट ऑफ द बैंक आपको आधा % ज्यादा एफडी का ब्याज देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लाख एफडी कराते हो, नॉर्मल व्यक्ति को 6% का ब्याज मिलता है, तो सीनियर सिटीजन को 6.5% का ब्याज मिलने वाला है। और वहीं पर सुपर सीनियर सिटीजन हो 0.3%, कई बैंक ज्यादा ब्याज देते हैं, तो 6.8 का ब्याज आपको मिल जाने वाला है। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको
आपको ब्याज का रेट ज़्यादा मिलता है। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है दोस्तों, अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा है, आपको ऑलरेडी 30% टैक्स देना पड़ रहा है, तो आप अपना एक्स्ट्रा पैसा अपने पेरेंट्स के नाम, माता पिता के नाम, जो सीनियर सिटीजन है, दादा दादी के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करने के बाद में उनको वहां पे एफडी में करवाएंगे तो एक तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो उनको इंटरेस्ट मिलेगा उनको आधा % या 0.8% का ज्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसके अलावा दूसरा बेनिफिट जो दोस्तों सीनियर सिटीजन को एफडी कराने में होता है, नॉर्मल व्यक्ति, जो व्यक्ति 60 साल से कम है, एक साल के अंदर एक बैंक में, एक पैन कार्ड में अगर वो 40,000 रुपए से ज्यादा का टीडीएस अगर आपका इंटरेस्ट कमा लेता है तो 10% टीडीएस वहां पे आपका कट जाएगा। लेकिन सीनियर सिटीजन को 10,000 रुपए की एक्स्ट्रा बेनिफिट यहां पे दी गई है। 40 की जगह 50,000 रुपए तक भी अगर आपका इंटरेस्ट आता है तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। फिर भी टीडीएस नहीं कटवाना है तो फॉर्म 15H आप दे सकते हैं। नॉर्मल व्यक्ति के लिए फॉर्म 15G होता है और वैसे 15H है। एक और बेनिफिट दोस्तों एफडी करवाने का सीनियर सिटीजन को होता है, आपको पता होगा इनकम टैक्स में 2 टैक्स रेजाइम है, ओल्ड और न्यू। ओल्ड टैक्स रेजाइम के अंदर अगर आप डिडक्शन और एग्जम्पशंस लेना चाहते हैं तो सेक्शन 80 TTB के नाम से आपको सेविंग और एफडी का जितना भी ब्याज आप कमाते हैं 50,000 रुपए तक आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है, आपकी इनकम में से वो घट जाएगा। तो इस तरह से सीनियर सिटीजन एफडी कराते समय ज्यादा ब्याज कमा सकते हैं, टीडीएस की जो ज्यादा लिमिट का यूज कर सकते हैं और 50,000 रुपए तक का एफडी का प्लस सेविंग का ब्याज टैक्स फ्री करवा सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉमिनेशन के बारे में। नॉमिनेशन होता है नामांकन, मतलब अगर जो एफडी होल्डर है उसकी कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो डिमाइस हो जाता है, तो उसके बाद में वो पैसा किसे मिलेगा, ये होता है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन को दोस्तों आप केयर टेकर भी बोल सकते हैं, कस्टोडियन भी बोल सकते हैं, इसे ट्रस्टी भी बोल सकते हैं, लीगल हेयर भी बोल सकते हैं। अगर आपने अपनी एफडी के अंदर आपने नॉमिनेशन कर रखा है तो दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पे होने वाले हैं। सबसे पहले स्मूथ ट्रांसफर ऑफ फंड, जो भी कोई पैसा जाना था दोस्तों वो स्मूथली आपके वहां पे ट्रांसफर नॉमिनेशन को हो जाने वाला है। लीगल हसल नहीं होगी। दोस्तों आपको पता होगा आजकल एक पिताजी के 4 बेटे हैं तो चारों के बीच में इतना विवाद होता है क्योंकि पैसा लड़ाई का, झगड़े का घर होती है। तो अगर आपने नॉमिनेशन कर रखा है तो बिना किसी लड़ाई झगड़े के वो पैसा नॉमिनेशन को ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद में अगर आपके कोई नियर एंड डियर लव्ड वन है, आप चाहते हैं कि मेरा पैसा इसको मिले, तो आप उसको पहले से ही ऑथराइज कर सकते हैं। तो ये नॉमिनेशन दोस्तों आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में तो कोशिश करनी है कि आप जब भी अपनी एफडी करवाएं, एफडी करवाते टाइम ही आप नॉमिनेशन दे दें। अगर आप भूल गए हैं तो बाद में भी आप ये नॉमिनेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपने एफडी करवाई थी तो ऑनलाइन नॉमिनेशन कर सकते हैं। अगर आपने ऑफलाइन नॉमिनेशन करवाया था दोस्तों, एफडी खुलवाई थी, तो वहां पे आपको एफडी का जो सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर भी आपके नॉमिनी का नाम आ जाता है। अगर आपने अपनी एफडी को रिन्यू करवाया है तो उस रिन्यूअल के टाइम भी दोस्तों आप अपने जो नॉमिनी है उसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपका सेम टू सेम नॉमिनी ही चलेगा। 1 साल बाद आपको पता लगा 3 बेटे थे, एक को नॉमिनी नहीं बनाना था, गलती कर दी, तो उसको आप नॉमिनेशन को कैंसिल कर सकते हैं, नए नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार जो नॉमिनी आपने बना दिया वो फाइनली है। इसके अलावा दोस्तों आपके 4 बेटे हैं, आप चारों को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो 25% का चारों को शेयर दे सकते हैं। तो इन फ्यूचर के अंदर अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है और आप लीगल झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं तो हम आपको यही रेकमेंड करेंगे कि आप भी अपने बैंक के अंदर नॉमिनेशन जरूर ऐड करवा लें। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से हो जाती है। आज हम बात करने वाले हैं रिन्यूअल ऑफ एफडी, ऑटो रिन्यूअल ऑफ एफडी। आपको पता होगा आपको एक सर्टेन टाइम के लिए एफडी करवानी पड़ती है क्योंकि एफडी का नाम ही फिक्स डिपॉजिट है, मतलब फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट करवा दी। फॉर एग्जांपल 7 दिन से लेकर के 10 साल की एफडी आप करवा सकते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूं कि दोस्तों अगर आपने 1 साल की एफडी कराई है, 365 दिन जिस दिन पूरे हो जाएंगे तो आपकी वो एफडी मैच्योर हो जाएगी। हो सकता है जिस दिन आपने एफडी मैच्योर की उस दिन के बाद में आपको उस एफडी की जगह सेविंग का ब्याज मिलने लग जाएगा या वो आपकी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होकर सेविंग बैंक अकाउंट में आ जाने वाली है। दोस्तों मान लीजिए 365 दिन हो गए, 2 दिन बाद आप उस बैंक में विजिट करते हैं और उस बैंक की एफडी को रिन्यू करवाते हैं तो 2 दिन तो आपको सेविंग का ब्याज मिल गया और तीसरे दिन से फिर से आपको उस एफडी के इंटरेस्ट का रेट मिलने लग जाएगा। लेकिन हम बात करने वाले हैं ऑटो रिन्यूअल की। रिन्यूअल तो आपने जाकर के करवा दिया, अगर आपने एफडी खत्म होने से पहले ही बैंक में या एफडी को करवाते टाइम ही आपने बैंक को बता दिया कि मुझे ऑटो रिन्यूअल चाहिए, तो जैसे ही आपके 365 दिन खत्म होंगे 366वें दिन से नेक्स्ट डे से ही वापस से आपकी सेम पीरियड की नई एफडी बन जाएगी। मान लीजिए आपने 5 साल की एफडी कराई थी तो दोस्तों 5 साल जिस दिन खत्म होंगे उसके अगले दिन अगले 5 साल की एफडी आपकी बन जाएगी। अगर 1 साल की थी तो 1 साल की बन जाएगी,
6 महीने की थी तो 6 महीने की बन जाएगी। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों आपको वो नहीं मिलेगा जो आपकी ओरिजिनल एफडी का था। फॉर एग्जांपल आपने 1 साल की एफडी कराई, 6% का वहां पे ब्याज था, लेकिन 1 साल बाद जब आपका ब्याज 5% हो गया तो आपकी एफडी तो 1 साल की बनेगी, लेकिन उसका ब्याज आपको उस करंट दिन का 5% के हिसाब से मिलने वाला है। हो सकता है आपका ब्याज 7% हो जाए, बढ़ जाए तो आपको बढ़ा हुआ ब्याज वहां पे मिल जाएगा। सेम टेन्योर करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आप भी ऑटो रिन्यूअल ऑफ एफडी करवा सकते हैं, ताकि आपको एक तो झंझट नहीं पड़ेगा, बैंक में विजिट नहीं करना पड़ेगा, बैंक द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। कई बार आप उनको देकर के तो आगे मेरी एफडी रिन्यू कर दो, वो इधर उधर डॉक्यूमेंट कर दिए, फाइल के नीचे दब के रह गए, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आप भी अगर लंबी अवधि के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है और बार बार झंझट नहीं है बैंक जाने का, आपको नहीं चाहते हैं, तो आप ऑटो रिन्यूअल लगा सकते हैं। आपका काफी सारा टाइम खर्चा बच जाने वाला है। लेकिन दोस्तों डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही है कि इन केस अगर मान लो उस दिन ऑटो रिन्यूअल के टाइम आपका एफडी का ब्याज, करंट एफडी का ब्याज अगर घटा हुआ है, उसी पीरियड का 3 महीने का, 6 महीने का, साल का जो कि आपने एफडी कराई है, तो आपको घटा हुआ ही ब्याज मिलने वाला है। तो आशा करता हूं दोस्तों रिन्यूअल और ऑटो रिन्यूअल के बारे में आपने समझ लिया होगा, डाउट क्लियर हो गए होंगे। बेनिफिट्स ऑफ एफडी करवाने के क्या क्या फायदे हैं आपने बुजुर्गों से सुना होगा, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, स्पेयर मनी पड़ी है, तो आप इसकी बैंक में एफडी करा लो, आपका पैसा भी सेफ रहेगा और अच्छी रिटर्न भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों पैसा सेफ रहने की बात में मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको पता होगा जब भी आप एफडी कराते हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस में कराते हैं, ये आरबीआई द्वारा गवर्न होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत सारे यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज बैठी होती है, तो आपका पैसा डूबने का चांस नहीं होता है। हालांकि ऐसा कभी बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो DICGC एक संस्था है जो आपका 5 लाख रुपए पर बैंक और पर पैन कार्ड का आपका सेफ और सिक्योर रखती है, जिसके अंदर सेविंग, करंट, एफडी, आरडी सारे के सारे अमाउंट यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। इसके बाद जो बेनिफिट देखने को मिलता है दोस्तों, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। मान लीजिए एफडी करवाते समय एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 8% था, 6 महीने बाद, साल बाद अगर मान लो उसका इंटरेस्ट घट जाता है, 2% घट जाता है, फिर भी आपको जो एग्रीमेंट के टाइम में आपको ब्याज उन्होंने बताया था उसी ब्याज से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसके बाद में दोस्तों फ्लेक्सिबल टेन्योर के भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आपको पता होगा 7 दिन से लेकर के 10 साल की एफडी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक पर, कई बैंक वाले 366 दिन की, कई बैंक वाले 444 दिन की, कई बैंक वाले 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, अलग अलग टेन्योर की आपको एफडी प्रदान करते हैं। तो ये आपकी मर्जी है दोस्तों कि आपने कितने टाइम की एफडी करानी है। एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोस्तों आपको बहुत ही सुविधाजनक आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। आजकल तो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आप अपनी एफडी कभी भी कहीं से भी खुलवा सकते हैं, या आप ब्रांच में जाकर के, अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जब आपको देखने से ही बैंक मैनेजर को सर्टिफिकेट एफडी का हाथ में लेने से ही तसल्ली आती है, तो आप बैंक में जाकर के भी अपनी एफडी करवा सकते हैं। लिक्विडिटी की बात अगर हम करें, आपको पता होगा कॉलेबल और नॉन कॉलेबल दो तरह की एफडी होती है दोस्तों। कॉलेबल एफडी जब आपने मान लीजिए 1 साल की एफडी करवाई और आपको पहले पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उससे पहले भी आप अपना ये पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। ये कॉलेबल एफडी के अंदर होता है। ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें दोस्तों, आप एक शहर के अंदर रह रहे हैं जहां पे आपने एफडी करवा रखी थी, आप मान लीजिए आपका ट्रांसफर हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है कि आपको वो शहर छोड़ना पड़ता है, तो जब भी आप दूसरे शहर में जाएंगे तो आपकी एफडी उस शहर के बैंक में आप अपनी ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे आपको पता होगा सेक्शन 80C जो आपको 1.5 लाख रुपए तक की अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको इतने रुपए का टैक्स के अंदर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, इतने रुपए की इनकम आपकी कम हो जाएगी। और एक और बेनिफिट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने एफडी करवा दी लंबे टाइम के लिए और आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उस एफडी को जब तोड़ेंगे तो आपको पिनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उस एफडी के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं, 85-90% तक आपको मिल जाता है। मान लीजिए 10 लाख रुपए की आपने एफडी करवाई थी, अब आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो 9 लाख रुपए तक का उसी एफडी के ऊपर आप लोन ले सकते हैं, जिसमें कि दोस्तों 1 से 2% आपको उस एफडी से ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा और आप इजीली आप उस लोन को कभी भी भर भी सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट दोस्तों एफडी के होते हैं। एफडी के ऊपर आपको क्या बेनिफिट देखने को मिला है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। किस बैंक में आप एफडी करवाना पसंद करते हैं, कितना ब्याज आपको मिल रहा है और किस टेन्योर की एफडी आपको करवानी होती है। अगर आपने एक लंबी अवधि की एफडी करा ली है, लॉन्ग टेन्योर की एफडी करवा ली है, एग्जांपल अगर आपने 5 साल की एफडी करा ली है, तो दोस्तों अगर ये एफडी आपकी नॉन कॉलेबल है तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। आप एफडी को तुड़वा नहीं सकते हैं, आपको 5 साल तक एफडी रखनी पड़ेगी। और अगर आप
आप तुड़वाते हैं दोस्तों, कॉलेबल एफडी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि आधा से 1% तक हो सकता है। तो इसका क्या सोल्यूशन आप कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन कर सकते हैं लोन अगेंस्ट एफडी। मतलब एफडी के ऊपर आप लोन ले लीजिए, उस एफडी को तुड़वाने की बजाय उसके ऊपर आप लोन ले लीजिए। मोस्ट ऑफ द बैंक दोस्तों इस सुविधा आपको प्रदान करते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं कि कम से कम आपकी इतने रुपए की एफडी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक बोलता है 25,000 रुपए से कम की एफडी होगी तो हम उसके ऊपर लोन नहीं देंगे, कम से कम 6 महीने की एफडी आपकी होनी चाहिए, तभी आपको हम लोन देंगे। तो दोस्तों ये जो आपने लोन लेना है ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। आपको पता होगा अगर आपके पास में इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, तो बड़े ही इजी सहायता से 2-4 स्टेप्स के अंदर ही आप इसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बैंक में जाकर के एफडी के अगेंस्ट में लोन लेना चाहता हूं, तो आप बैंक में जाकर के विजिट करके साइन करके भी आप अपनी एफडी के ऊपर लोन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपको ये लोन भरना है, ये लोन आपको कैसे भरना है, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं लिया जाता है, प्रोसेसिंग चार्ज के नाम से आपसे कुछ नहीं लिया जाता है। इसके अलावा अगर आप इस लोन को टाइम से भर देते हैं, पहले भर देते हैं, तो प्री पेमेंट चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता है। आपको पता होगा किसी भी तरह का लोन देने से पहले आपका क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर चेक किया जाता है, वो भी यहाँ पे चेक नहीं किया जाएगा। अब बात आती है जब आपको लोन भरना है, तो क्या आप इस लोन को इकट्ठा एक बार में भरना चाहते हैं, क्या आप किस्तों में भरना चाहते हैं, सारी की सारी फैसिलिटी सुविधा आपको यहाँ पे दी जाएगी। और मान लीजिए दोस्तों अगर आपने 10 लाख रुपए की एफडी करा रखी है और उसको आपने गिरवी रख करके 5 लाख रुपए का लोन लिया, फॉर एग्जांपल 1% एक्स्ट्रा अगर आपको ब्याज देना है तो वो 10 लाख पर नहीं देना है। जितने रुपए का आपने लोन उठाया, जितने रुपए आपकी आउटस्टैंडिंग है, 5 लाख का लोन उठाया, उसमें से भी 1 लाख रुपए आपने भर दिए, तो 4 लाख रुपए के ऊपर ही आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने भी कोई लंबी एफडी करवा रखी है या आप फंस गए एफडी करवा करके और इस एफडी को तुड़वाने जाएंगे तो आपको 1% पेनल्टी देनी पड़ेगी। और वहीं पर दोस्तों अगर आप इस एफडी को तुड़वाने की बजाय उस पर लोन ले लेते हैं तो 1% तो वैसे भी एक्स्ट्रा देना था, लेकिन आपकी एफडी नहीं टूटेगी और आप कुछ टाइम के लिए उस पैसे को यूज करें, लोन भर दें, कोई प्री पेमेंट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है और फिर से आपकी एफडी वैसी की वैसी रह जाने वाली थी। अगर आपने एफडी करवाई है तो सबसे ज्यादा और मेन आपका यहाँ पर्पज होता है ब्याज कमाना। तो दोस्तों अगर आपको ब्याज ही नहीं पता लग पा रहा है कि कितना ब्याज आपने कमा लिया है, कितना आपका प्रिंसिपल है, कितना आपका इंटरेस्ट है, तो क्या फायदा एफडी करवाने का। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आपको दोस्तों बैंक आपको पता होगा क्वार्टरली ब्याज देता है, 3-3 महीने बाद आपको ब्याज देता है। दोस्तों क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव आपको पता होगा 2 तरह का होता है। अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो जितना भी ब्याज मिला आपको आपके बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में मिल जाएगा, उसको आप अपना यूज कर सकते हो। और क्यूमुलेटिव के केस में दोस्तों आपका एफडी का जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, आपका ब्याज वहां पे इकट्ठा होता रहेगा। 3-3 महीने में दोस्तों आपको जो भी ब्याज मिलता है वो आपके एफडी में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और वहीं पर अगर आपका एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस कर जाता है ब्याज, फॉर एग्जांपल 40,000 रुपए 1 साल से ज्यादा जाने वाला होता है, तो उसका एस्टीमेट लेकर के उसका जो भी टीडीएस बनता था वो भी काट लिया जाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर दिया जाएगा। अब जैसे दोस्तों 3-3 महीने करके 4 बार ये आपके क्वार्टर खत्म होते हैं, आपका साल खत्म हो जाता है। साल खत्म होने के बाद में क्या होगा, आपको एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना होगा, बैंक में जाना होगा। अगर आप बैंक में नहीं जाना चाहते हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपनी अलग अलग एफडी का अलग अलग इंटरेस्ट सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको यह पता लगेगा कि मुझे इतना इंटरेस्ट मिला है। इसके कोरस्पोंडिंगली दोस्तों इसके साथ में ही जितने रुपए का ब्याज आपको दिया है उतने रुपए का ब्याज एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में तो लिखेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी सूचना चली जाती है। अगर आपका टीडीएस काटा गया है तो फॉर्म 26AS, जो कि दोस्तों वहां पे आपका किसी भी व्यक्ति ने कितना भी टीडीएस काटा है सारा का सारा वहां पे शो होता है। तो फॉर्म 26AS में आप अपना इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ में ही दोस्तों AIS TIS में भी ये शो हो जाता है। फॉर्म 26AS में तो आपका डाटा तभी शो होगा जब आपका टीडीएस कटा है। फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए आपको एफडी का ब्याज मिला तो वहां पे 50,000 5,000 रुपए टीडीएस इस तरह से शो हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपकी छोटी सी एफडी थी, 5,000 रुपए ही आपको इंटरेस्ट मिला है, तो उसके ऊपर तो टीडीएस कटेगा नहीं, फॉर्म 26AS में आपका शो होगा नहीं। तो AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, TIS टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के अंदर ये शो कर जाएगा। वहां पे आपका खाता नंबर भी शो करेगा कि इस एफडी के खाता नंबर में आपको ये ब्याज मिला है। तो 3 तरह से आप अपना एफडी का इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं। बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले सकते हैं, फॉर्म 26AS दे सकते हैं, फॉर्म AIS और TIS को चेक कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप बैंक में विजिट करें, उनको बोलेंगे सर मुझे समझाओ, मुझे आपने किस तरह से ब्याज दिया है, कितना मेरा टीडीएस काटा है। तो उम्मीद करता हूं एफडी के इंटरेस्ट को आप कैसे चेक कर सकते हैं इसके बारे में काफी सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हों। एफडी की सीरीज
सीरीज में हम बात करने वाले हैं माइनर एफडी के बारे में। आपको पता होगा जब भी आपका कोई बेटा या बेटी पैदा होते हैं तो आपको उसकी फ्यूचर की टेंशन सताने लग जाती है कि इसकी पढ़ाई का क्या होगा, इसकी शादी का क्या होगा, इसके फ्यूचर का क्या होगा। तो एक पेरेंट दोस्तों अपने माइनर बच्चे के नाम एफडी कर सकता है? नहीं, ऐसा कोई भी बच्चा या बच्ची जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो माइनर कहलाता है। हालांकि आप माइनर के नाम एफडी तो करवा सकते हैं, न्यू एफडी भी करवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर अकेला माइनर अपने नाम से एफडी नहीं खुलवा सकता है। आपको या तो पेरेंट के थ्रू इस अकाउंट को खुलवाना पड़ेगा या आपके लीगल गार्जियन होते हैं दोस्तों, जो आपके लीगल हेयर होते हैं, जो आपको संभालने वाले हैं, वो आपके अकाउंट के साथ ऐड होंगे। वो आपको इस अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तभी आप अपनी माइनर के नाम से एफडी खुलवा सकते हैं। और जब तक वो बच्चा 18 साल का नहीं होता है वो कोई भी डिसीजन उस एफडी के ऊपर नहीं ले सकता है। सारा का सारा कंट्रोल उसके पेरेंट का या लीगल गार्जियन का होता है। इस एफडी को खुलवाने के लिए दोस्तों यहाँ पे केवाईसी देनी पड़ती है। आपको पता होगा पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह लिया जाता है। यहाँ पर केवाईसी है उस माइनर चाइल्ड की भी ली जाती है, प्लस में उसके पेरेंट या गार्जियन की भी ली जाती है। जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट उस बच्चे का लगेगा कि 18 साल से कम है, उसके पेरेंट का पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लगा दिया जाएगा। इसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो टैक्स फ्री नहीं है, उस इनकम पे ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है दोस्तों, अगर आप क्लबिंग ऑफ इनकम की बात करते हैं या उस बैंक वालों ने अगर प्राइमरी होल्डर पेरेंट को बना दिया है, उसके पिता को मान लीजिए बना दिया है, तो उसके पिता का पैन कार्ड वहां पे लगता है। तो जो भी इंटरेस्ट वहां पे कमाया गया है, क्योंकि बच्चे की तो वो कमाई नहीं है, बच्चे का वो पैसा ही नहीं था एक्चुअल में, तो वो सारा का सारा इनकम उसके पेरेंट के हाथ में जुड़ जाएगा। अगर वो नहीं दिखाता है तो क्लबिंग ऑफ इनकम वो वहां पे प्रोविजन एप्लीकेबल हो सकते हैं और आईटीओ को, इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि आपने टैक्स की चोरी की है, तो वो सारा का सारा इंटरेस्ट आपकी इनकम में जोड़ करके आपका रीअसेसमेंट कर सकता है। एक पेरेंट जो है अपने बच्चे के नाम उसके फ्यूचर के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी मैरिज के लिए अब पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, एफडी करवाना चाहते हैं, तो माइनर के नाम एफडी करवा लें। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट, कई स्कीम चलती है दोस्तों, कई बैंक वाले बालिका के नाम एफडी के नाम से ऐसे करके स्कीम चलाते हैं, तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। एक डिसएडवांटेज यही है दोस्तों कि कई बार आपका एफडी का इंटरेस्ट रेट इतना होता है कि इन्फ्लेशन की दर को भी ये बीट नहीं कर पाता है, तो आपको प्लस माइनस देखने हैं। आजकल तो एनपीएस वात्सल्य भी आ गया है, शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा सकते हैं, बहुत जल्दी ये डबल भी हो जाता है, कई बार नीचे भी आ जाता है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, गोल्ड में लगा सकते हैं, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन गवर्नमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको माइनर के नाम एफडी करने से कहीं भी नहीं रोकते हैं। उम्मीद करता हूं माइनर और एफडी के जो रूल हैं वो आपको समझ में आ गए हों। डिसएडवांटेज ऑफ एफडी, एफडी के बारे में फायदे, विशेषताएं इसके बहुत से लोग बताते हैं, हमने भी बताए हैं, लेकिन दोस्तों तस्वीर का एक पहलू जानने के बाद में उसका दूसरा पहलू भी जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एफडी के आपको फायदे ही फायदे हैं, कुछ डिसएडवांटेज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि एफडी करवाने के आपको क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान है दोस्तों लिक्विडिटी का। अगर आपने नॉन कॉलेबल एफडी करवा ली है कि जिसको आप कॉल नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल नॉन कॉलेबल एफडी अगर आपने 5 साल की करवा ली है तो 5 साल से पहले आप अपने पैसे को हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो लिक्विडिटी के मामले में दोस्तों आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, 4 बार सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अपनी एफडी करवानी है। इसके बाद में जो अगला डिसएडवांटेज देखने को मिलता है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या अपॉर्चुनिटी आप जो लॉस्ट करते हैं, क्योंकि आपने 1 लाख लगा दिया, इसी 1 लाख रुपए को आपने गोल्ड में लगाया होता, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, सॉवरन गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, रियल स्टेट में लगाया होता, तो दोस्तों कहां पर आपको एफडी 5-6% का इंटरेस्ट दे रही थी और कहीं पर गोल्ड ने तो अभी पिछले 1 महीने के अंदर ही 70,000 से ये 78,000 पर आ गया है। तो इस तरह से आपने एफडी पर पैसा लगा करके बाकी जगह पर मिलने वाली हायर रिटर्न की अपॉर्चुनिटी आपने लॉस्ट कर दी है। इसके अलावा दोस्तों इन्फ्लेशन नाम की एक चिड़िया होती है जो उड़ उड़ के इधर उधर जाती रहती है। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई दर। आज एक चीज जो आपको 100 रुपए की मिल रही है, 1 साल बाद वो आपको 100 रुपए की नहीं मिलेगी, हो सकता है वो आपको 110 रुपए की मिले। लेकिन आपने एफडी करवाई 100 रुपए की, 5% ब्याज है, तो 1 साल बाद आपका पैसा 105 ही होगा और 105 रुपए से आप 110 रुपए वाली चीज नहीं खरीद पाएंगे। ये इन्फ्लेशन दोस्तों आप गोल्ड पर ले सकते हैं, पेट्रोल के प्राइस पर ले सकते हैं, हर चीज पर महंगाई दर है, जो चीजों के रेट बढ़ रहे हैं और आपकी एफडी का तो वैसा रेट भी नहीं बढ़ रहा है, तो आपका पैसा वैसे देखा जाए तो नेगेटिव के अंदर ही जा रहा है। जैसे हमने लिक्विडिटी की बात की थी कि आप अपने पैसे को यूज ही नहीं कर पाते हैं, आप बेबस हो जाते हैं, बेसहारा हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कॉलेबल एफडी आपने करवाई है, किसी एफडी को आपने 1 साल के लिए कराया है और आपको 6 महीने बाद ही उस पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो दोस्तों आपको एफडी तुड़वानी पड़ेगी। जब भी आप एफडी टाइम से पहले
पहले तुड़वा देते हैं तो पीनल इंटरेस्ट आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, जो कि 1% तक हो सकती है। आपने 1% तो कमाया नहीं है और 1% उनको इंटरेस्ट देना पड़ गया, पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो एफडी करवाने का क्या फायदा हुआ। इसके बाद में दोस्तों जो एफडी हम करते हैं वो हम इंटरेस्ट करने के लिए, कमाई करने के लिए करते हैं, और जो इसका इंटरेस्ट होता है वो आपकी इनकम होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाती है, जिसके ऊपर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे कोई भी फिक्स टैक्स का रेट नहीं है एफडी के ऊपर। अगर आप ओल्ड टैक्स रजाई में जाते हैं और आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो एफडी के ऊपर आपको 0 टैक्स देना है, और ओल्ड टैक्स रजाई में अगर आपकी ओवरऑल इनकम 10 लाख से ऊपर है तो यहाँ पे आपको 30% टैक्स देना पड़ सकता है। और वहीं पर बात करें न्यू टैक्स रजाई में 7 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है इस एफडी को मिला करके तो कोई टैक्स नहीं देना है, और 15 लाख से ऊपर आपकी इनकम चली जाती है तो इस एफडी पर भी आपको 30% टैक्स देना पड़ सकता है। इसके बाद मैंने आपको बताया वैसे तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि 7 दिन से लेकर के 10 साल की कोई भी एफडी करा लें। फॉर एग्जांपल आपने 10 साल की एफडी करवा ली तो 10 साल की दोस्तों एफडी करवाई तो 10 साल तक आपको वहां पे रहना पड़ेगा। आपका लॉक इन पीरियड है, नॉन कॉलेबल, स्पेशली अगर आप नॉन कॉलेबल एफडी कराते हो तो आप उसको उस पीरियड से पहले कॉल नहीं कर सकते हैं। और वहीं पर अगर आप टैक्स सेवर एफडी करवाते हो दोस्तों तो 1.5 लाख रुपए तक की छूट तो आपको एटीसी में मिलेगी, लेकिन 5 साल तक आप उस एफडी को हाथ नहीं लगा सकते हो, आप उसको छेड़ नहीं सकते हो। तो इस तरह से आपकी जो पीरियड है वो आपकी लिक्विडिटी को प्रभावित करता है। हालांकि ये सारे के सारे बैंक, एनबीएफसी वगैरह जो होती हैं आरबीआई के द्वारा गवर्न होते हैं, बहुत सारी कंट्रोलिंग अथॉरिटी यहाँ पे बैठी होती है, लेकिन फिर भी कुछ मिस हैपनिंग होती है। बैंक दिवालिया, बैंक करप्ट हो जाता है, डूब जाता है, भाग जाता है। तो एफडी, सेविंग, आरडी, करंट, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट, जितना भी पैसा आपका पड़ा था दोस्तों इस बैंक के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए की ही सिक्योरिटी डीआईसीजीसी संस्था आपको देती है, बाकी सारा का सारा पैसा आपका डूब जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक और डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया, जब आप एफडी करवाते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है दोस्तों वो ही मिलेगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 6% के हिसाब से एफडी पर आपने इंटरेस्ट पर एफडी करवा ली, 1 साल बाद अगर मान लीजिए आपने 5 साल की एफडी कराई, 1 साल बाद ही उसका 6 की जगह 10% इंटरेस्ट हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो आपको तो 6% के हिसाब से ही पूरा का पूरा इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसके अलावा कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करते हैं दोस्तों, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसको मान लो किराए पर दे दिया तो हर महीने किराया तो आता ही आता है, 1 साल बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपने एफडी कराई तो एफडी की अमाउंट तो उतनी की उतनी रहेगी, जो इंटरेस्ट मिला है वही इंटरेस्ट आपको उसके अंदर जुड़ के मिलने वाला है। एक और डिसएडवांटेज एफडी का देखने को मिलता है, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। 1 साल के अंदर 40,000 रुपए से ज्यादा का अगर आपने ब्याज कमाया तो 10% टीडीएस आपका काट लिया जाएगा। मान लीजिए 1 लाख रुपए का ब्याज कमाया तो उसका 10% 10,000 रुपए आपका टैक्स काट लिया जाएगा, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर दिया जाएगा। इनकम टैक्स वालों को सूचना मिल गई। अब दोस्तों आपके 1 लाख में से 10,000 घटा करके 90,000 एफडी पे जुड़ेंगे, और कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको लाख पर नहीं मिलेगा, 90,000 पर मिलेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है या 7 लाख से कम है तो उस कटे हुए टीडीएस को आपको पूरे साल का वेट करना पड़ेगा, 31 मार्च हो जाएगा, खत्म होने के बाद में आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी, फिर आप उसका रिफंड ले पाएंगे। एक और डिसएडवांटेज दोस्तों, इनकम टैक्स का नोटिस। आपको पता होगा एफडी की एक लिमिट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका एफडी कराना अच्छा नहीं लगता है। 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए की एफडी एक बैंक में एक पैन कार्ड से आप करवा देते हैं तो ये सूचना वो बैंक वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देंगे। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला देखेगा इस व्यक्ति ने आईटीआर भरी है या नहीं भरी है। आईटीआर नहीं भरी है तो आपको 101% दोस्तों 4 साल तक, अगर एफडी 50 लाख से ज्यादा है तो 6 साल तक आपको नोटिस भेजा जा सकता है और आपको पूछा जा सकता है कि पैसा आपके पास कहां से आया था। अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों हैवी इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। तो एफडी करवानी है या नहीं करवानी है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके प्लस माइनस अपॉर्चुनिटी, कहां पैसा लगा करके ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं, सारा देखने के बाद ही आपको एफडी करवानी है। उम्मीद करता हूं एफडी के डिसएडवांटेज आपको समझ में आ गए होंगे। ऑटो स्वीप या फ्लेक्सी अकाउंट की ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। दोस्तों क्या आप भी चाहते हैं आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर पड़े पैसे पर एफडी का ब्याज प्राप्त करें? क्या आप भी चाहते हैं आपके करंट अकाउंट में, जिसमें कि कुछ ब्याज ही नहीं मिलता है, करंट अकाउंट में कोई पैसा पड़ा है उसके ऊपर भी आपको एफडी का इंटरेस्ट मिले? जी हां दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप नहीं चाहते कि आपको लंबे टाइम तक पैसे को रखना है, आपको कई बार पैसा फालतू आ जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर आपका पैसा चला जाता है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, ऑटो स्वीप या फ्लेक्सी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे एसबीआई सेवर का, यहाँ पे आपका एसबीआई का स्पेशल या प्लस अकाउंट ओपन हो जाता है।
जो अकाउंट है ऑलरेडी उसी अकाउंट को कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, एक सर्टेन लिमिट होती है, उतने रुपए तक का तो पैसा आपका सेविंग में पड़ा रहेगा, उससे ज्यादा पैसा आपका चला जाता है तो ऑटोमेटिकली वो आपकी एफडी बन जाती है। फिर से मैं एसबीआई का एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लीजिए 25,000 रुपए की आपने एक लिमिट सेट कर दी है, उसके ऊपर जितना भी पैसा होगा उसकी आपकी ऑटोमेटिकली एफडी बन जाएगी। लेकिन ये डेली नहीं होता है दोस्तों, ये वीकली होता है। अब मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गया, आपने 25,000 रुपए अमाउंट सेट कर रखा था और मान लीजिए सैटरडे को शाम को आपकी एफडी बनती है तो आपके 25,000 रुपए से ज्यादा का 1 लाख में था 75,000 रुपए, 75,000 रुपए की एफडी बन जाएगी। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 साल की एफडी बनती है। मान लीजिए सेविंग पर 2.7% का ब्याज आपको मिल रहा था और वहीं पर इस एफडी के ऊपर आपको 6%, 7% जो भी 1 साल की एफडी का टेन्योर का ब्याज मिलता है वो आपको मिल जाने वाला है। आपको दोस्तों 1 महीने बाद 10 दिन बाद उस पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपको अलग से बैंक में जाकर के एफडी तुड़वानी नहीं है, ऑनलाइन एफडी तोड़नी नहीं है, आपको अपना एटीएम लगाना है, आपको अपना यूपीआई यूज करना है, किसी को भी चेक काट के देंगे तो वो एफडी से ऑटोमेटिकली पैसा आपके सेविंग में आ जाएगा बिना किसी कुछ फॉर्मेलिटीज के और आप उसको यूज कर सकते हैं। तो कितना बढ़िया फैसिलिटी दोस्तों इन्होंने दी है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ डिसएडवांटेज भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने मान लीजिए हर हफ्ते आपकी लाख लाख रुपए की एफडी होगी तो 10 लाख की हो गई, 20 लाख की हो गई, 50 लाख की होगी, ये सारी की सारी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि आपने इतनी एफडी क्यों कराई। हालांकि आपका वही पैसा वापस आ रहा है, जा रहा है, तो आप इसको इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एफडी का जो ब्याज आएगा उसको भी आपको टैक्सेबल इनकम में जोड़ना पड़ेगा, उसके ऊपर भी आपको 30% तक टैक्स देना पड़ सकता है अगर आपकी ओल्ड में 5 लाख से ज्यादा और न्यू में 7 लाख से ज्यादा आपकी इनकम आ रही है। इसके अलावा दोस्तों आपको स्वीप अकाउंट, हर बैंक की अलग अलग फैसिलिटी होती है। मान लीजिए कई बैंक वाले 1 लाख से ज्यादा के अमाउंट को एफडी में कन्वर्ट करते हैं, कई बैंक वाले 10,000 रुपए से ज्यादा को ही कर देते हैं। और कई बार आप जब इस एफडी को क्लोज करवाते हैं दोस्तों, आपकी 1 साल की एफडी होगी, 4 दिन बाद आपको जरूरत पड़ी तो ऑटोमेटिक वो पैसा तो आप यूज कर पाएंगे, लेकिन वहां पे आपको पिनल इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है, आपको वहां पे अपना टीडीएस भी कटवाना पड़ सकता है। तो प्लस और माइनस दोनों ही चीजें, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ टाइम के लिए एक्स्ट्रा स्पेयर पैसा पड़ा है तो ऑटो स्वीप, फ्लेक्सी अकाउंट, इस तरह के बेनिफिट आप उठा सकते हैं। इसके लिए आपको एक बार बैंक में विजिट करना पड़ेगा। कई बार ये ऑनलाइन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आप अपने बैंक में विजिट करें, मैनेजर को मिलें, ऑफिसर को मिलें, उनको बोलें कि ऐसी ऐसी करके फैसिलिटी है, करंट अकाउंट में भी आपको एफडी का ब्याज मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं ऑटो स्वीप या इस तरह की एफडी के बारे में आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।